स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 15 को समझा था और समता के अधिकार के क्रम में अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 16, जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के संबंध में बात करता है। इसे हम इन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में सरकारी नौकरी, 16 क्लॉज 2 में हम देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। देन हम बात करेंगे क्लॉज 3 पर, जिसमें निवास वाले एक्सेप्शन को देखेंगे। क्लॉज 4 में हम देखेंगे सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 4A में हम देखेंगे प्रोन्नति में आरक्षण। साथ ही 4B में हम देखेंगे अग्रनयन के सिद्धांत को, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है। देन उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 5 को, जहां पर धार्मिक पदों पर धार्मिक संस्थानों में छूट की बात की गई है। फिर क्लॉज 6 को देखेंगे, जो ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है। ठीक है, साथ ही जो भी इसके इंपॉर्टेंट जजमेंट होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जब वीडियो समाप्त होगा तो हम इसके याद रखने की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसे एक एक करके अपन समझते हैं। तो समझने से पहले ये देख लीजिए कि आर्टिकल 16 जो है, इसमें टोटल 6 क्लॉज हैं और ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और इन सारे 6 क्लॉज को अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्लॉज 1, जो बात करता है सरकारी नौकरी सभी के लिए। यानी कि ये कहता है राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी शॉर्ट में कहें तो ये कहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। क्या होगी? आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी। कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी? तो देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, ठीक है, जैसे यूपीएससी के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली गई है, गवर्नमेंट पोस्ट निकाली गई है, एसएससी कोई एग्जाम ले रहा है किसी पोस्ट के लिए, या फिर सिविल जज सीजे की कोई वैकेंसी निकाली गई है किसी स्टेट के अंतर्गत, या किसी अदर पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, तो उन सभी के लिए क्या है, हर एक सिटीजन, यहाँ पे क्या लिखा है, हर एक नागरिक को क्या है, उसमें समान अवसर होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, उस जॉब को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये हमारा क्लॉज 1 है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है पहला, यहाँ पे स्टेट। स्टेट से मतलब है आपका आर्टिकल 12 वाला। ठीक है, आर्टिकल 12 वाला। और यहाँ पर सभी नागरिकों की बात की गई है, तो इसमें केवल इंडियन सिटीजन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो केवल इंडियंस को ही क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी, अन्य को नहीं। तो आई होप क्लॉज 1 क्लियर होगा। अब क्लॉज 2 पर चलते हैं। क्लॉज 2 ये कहता है कोई भेदभाव नहीं, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए ये क्या कहता है, क्लॉज 2 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास, या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक जो है अपात्र होगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। तो ये क्लॉज 2 ये कहता है कि देखिए राज्य के अधीन जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उनमें केवल इन 7 आधार पर, 7 आधार कौन से हैं, 7 आधार पर भेदभाव नहीं होगा और ना ही इन 7 आधार पर वो व्यक्ति अपात्र समझा जाएगा, सर डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, तो इन 7 ग्राउंड पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये 7 ग्राउंड कौन कौन से हैं, तो इनको अपन एक बार देखते हैं। देखिए 15 में जो हमने पढ़े थे, आर्टिकल 15 के अंदर जो पढ़े थे हमने, आर्टिकल 15 के 5 ग्राउंड्स और प्लस 2 ग्राउंड कौन से हैं जो इसमें बताए गए हैं। एक है आपका डिसेंट, यानी कि उद्भव। दूसरा है आपका रेजिडेंस, ठीक है, यानी कि निवास। ये कुल मिला के 7 हैं, इनके आधार पर आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए हमने 15 में जो 5 पढ़े थे, ये 5 कौन कौन से थे वहां पर, 15 वाले, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, ये 5 थे। हमने 2 उद्भव और निवास स्थान, यानी कि ये जो इंग्लिश में कहें तो ये डिसेंट और रेजिडेंस यहाँ पे अलग हैं। अब इनमें देखिए देखिए मूलवंश को हमने आर्टिकल 15 में भी समझा था, पर वहां पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी समझाने में। हमने ये कहा था वहां पे कि राजवंश के बारे में या इस प्रकार से कोई है तो उसके संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा, या किसी विशेष समूह से है तो उसके संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा भी क्या है इसके अंतर्गत, जैसे ये मुख्य रूप से क्या है, मूलवंश यानी कि रेस मतलब बोले तो ये नस्लीय भेदभाव को
जैसे कि किसी व्यक्ति के रंग, रूप आदि के आधार पर भी क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मूलवंश को थोड़ा सा आर्टिकल 15 यदि आपने समझा होगा आप पिछले लेक्चर में, तो वहां पे इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, मूलवंश के अंतर्गत ये सारी चीजें भी हैं। अब आता है उद्भव, डिसेंसी की बात करते हैं हम। उद्भव से मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर ओरिजिन का है, यानी कि किसी उद्भव का है, किसी वंश से आया हुआ है। तो कुल मिला के इसमें यह है कि वंशज के आधार पर कोई भी पद नहीं प्राप्त कर पाएगा। ठीक है। और सामान्य भाषा में कहें तो भाई भतीजावाद को रोकता है ये। हालांकि अपन देखते हैं अभी ये वाली चीजें चलती हैं, पर अपन को ये चीज नहीं देखना है। अभी अपन क्या है, कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो कुल मिला के क्या है, डिसेंस उद्भव से यानी कि भाई भतीजावाद, वंश परंपरा, कोई व्यक्ति किस वंश से आ रहा है, किस समुदाय से है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। दूसरा है रेजिडेंस वाला। तो रेजिडेंस वाले में हमने पिछली क्लास में एक केस भी देखा था। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, प्लेस ऑफ बर्थ है आपका, प्लेस ऑफ बर्थ है एक, और दूसरा है रेजिडेंस। ये दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं। देखिए प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ आपका अस्थाई हो सकता है। रेजिडेंस क्या है, एक तरीके से आपका ये स्थाई को दर्शाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म यूपी में हुआ हो, लेकिन उसके माँ बाप लंबे समय से मध्य प्रदेश में रहने लगे हैं और वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उनका रेजिडेंस कहाँ पर हो जाएगा, रेजिडेंस बेसिस मध्य प्रदेश हो जाएगा, भले ही एक व्यक्ति का जन्म यूपी में हुआ हो। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस में क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने क्या देखा, क्लॉज 1 में देखा सभी व्यक्तियों को क्या है, समान अवसर होंगे, यानी कि अवसर की समानता होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरे में हमने देखा कि 7 आधार पर भेदभाव और अपात्रता नहीं मानी जाएगी, ना तो स्टेट जो है भेदभाव नहीं करेगा। ये दो चीजें हमने क्लॉज 1 और 2 में समझी। अब एक सवाल ये है, इन दोनों का मतलब क्या है। हमने समान अवसर देखा, तो कोई भी व्यक्ति योग्य हो जाएगा कि किसी भी पद को पाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी हमने देखा कि इन 7 आधार पर बस भेदभाव नहीं हो सकता, इसके अलावा गवर्नमेंट यानी कि कहें तो स्टेट भेदभाव कर सकता है। गवर्नमेंट जो है, इनके अलावा इनके अलावा गवर्नमेंट जो है जॉब्स में भेदभाव कर सकती है। कैसे कर सकती है, जैसे एजुकेशन के बेसिस पर कर सकती है, एजुकेशन के बेसिस पर कर सकती है। जैसे भाई सिविल जज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपने की हो कोर्ट में, तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज आपके क्या है, भाषा के आधार पर हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है। तीसरा आपके साथ क्या है, एज के बेसिस पर हो सकता है, विशेष ज्ञान के आधार पर हो सकता है, स्पेशल नॉलेज के बेसिस पर भेदभाव हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज है। तो इन आधार पर भेदभाव जो है स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर क्लॉज 1 और 2 और इस चीज को देखते हुए ये कहें कि समान अवसर का मतलब क्या है। समान अवसर यानी अवसर की समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब्स में अवसर की समानता होगी। कब समानता होगी, जब वो राज्य द्वारा निर्धारित आवश्यक क्या है, क्वालिफिकेशन रखता हो। ठीक है। तो स्टेट को ये पावर है कि वो किसी भी जॉब में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो देगी, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम पास करके आप उस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, तो वो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है अवसर की समानता का मतलब सभी व्यक्तियों को सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल करना नहीं है, बल्कि ये है कि जो व्यक्ति आवश्यक क्वालिफिकेशन को रखते हुए सभी व्यक्ति को किसी पद के लिए एलिजिबल करना है। ठीक है। और यहां तक चीजें क्लियर हैं तो कमेंट्स में बताओ यस समझ आ गया। ठीक है। अब अपन आगे चलेंगे। अभी हमने समझा कि भेदभाव के बेसिस पर, अब इसका एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। पांडुरंगा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पीएससी 1963 का ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें क्या था कि जो पिटिशनर था उसने मुंसिफ पद के लिए एप्लीकेशन किया था। मुंसिफ पद बोले तो सिविल जज, सिविल जज के लिए उसने एग्जाम फॉर्म भरा था, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि उसमें दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि लोकल लॉज का उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन थी साथ ही साथ लोकल लॉज की नॉलेज के लिए जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो, हाई कोर्ट में क्या है, एडवोकेट हो। तो ये दो कंडीशन इसमें लगाई गई थी। क्योंकि जो पिटिशनर था, जो पांडुरंगा राव था, वो प्रैक्टिस करता था कहां पर, गुंटूर जिले में प्रैक्टिस करता था। ठीक है। वो गुंटूर जिले में प्रैक्टिस करता था, तो उसका फॉर्म जो है इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला जो नियम है, जो पात्रता आपने रखी है, वो असंवैधानिक है। क्योंकि
लोकल लॉज की नॉलेज और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, इनके बीच में क्या है, तर्क संगत संबंध नहीं है, रेशनल क्या है, डिफरेंस नहीं है। ये नियम क्या है, आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 का वायलेशन करने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पांडुरंगा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पीएससी में ऐसे रूल्स को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। अब आते हैं हम आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 पर, जो बात करता है रेजिडेंस वाला एक्सेप्शन। और एक और चीज यहां बता दूं कि अब जो हम पढ़ेंगे क्लॉज 3 से लेके क्लॉज 6 तक, ये सभी जो है अभी रूल 1 और 2 हमने पढ़े थे, उनके एक्सेप्शन में काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि उनके एक्सेप्शन माने जाते हैं। तो क्लॉज 3 कहता है कि देखिए, क्लॉज 3 बात करता है, क्या बात करता है क्लॉज 3 की, जो राज्य सरकार है, राज्य या संघ राज्य सरकार है, कौन कौन आ गए इसके अंतर्गत, राज्य संघ राज्य की सरकार है, या लोकल या अदर अथॉरिटी है, अदर अथॉरिटी, तो इनके अधीन कोई पद आता है, इनके अधीन की कोई भी पोस्ट निकाली जाती है, वैकेंसी निकाली जाती है, यानी कि कोई सरकारी जॉब है, इनके अंतर्गत कोई पद खाली है, तो वो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की जो सरकार है या लोकल और अदर अथॉरिटी है, वो रेजिडेंस वाला, केवल रेजिडेंस के लिए ही उस पद पर अर्हता रख सकती है। कैसे, जैसे एमपी में कोई वैकेंसी आई, ठीक है, किसी पद पर वैकेंसी आई और उस पद पर ये अर्हता लगा दी कि इसके लिए केवल क्या है, एमपी के लोग ही एलिजिबल होंगे, एमपी के जो निवासी हैं वो ही इस भर्ती को दे सकते हैं। तो अभी तो हमने 16 क्लॉज 1 में देखा था और 2 में देखा था, इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। पर यहाँ पे क्या है, एमपी गवर्नमेंट ने रूल बना के ये बोल दिया कि इस वैकेंसी के लिए केवल एमपी के निवासी एलिजिबल होंगे, तो ये तो भेदभाव हो गया ना। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है कि रेजिडेंस के बेसिस पर भेदभाव हो सकता है। क्यों हो सकता है, कि देखिए इसका उद्देश्य ये होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, एमपी के जो स्थानीय लोग हैं, को जॉब देना, यानी कि उनको रोजगार देना, इसका उद्देश्य होता है। अब ये रूल तो है, पर ऐसे तो सारे स्टेट अपने अपने निवासियों को ही जॉब देने लग जाएंगे, फिर वेस्ट बंगाल पीएससी जो है केवल वेस्ट बंगाल के लोगों को ही भर लेगी, बंगाली जो उधर आ गए हैं वहां के लोगों को भर लेगी, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। पर इसके लिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट है कि भाई इस प्रकार की जो क्वालिफिकेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, और वो लॉ कौन बनाएगा, वो लॉ बनाएगी आपकी पार्लियामेंट, यानी कि संसद लॉ बनाएगी उसके लिए। तो यही चीज है, संसद जो है लॉ बनाकर किसी भी राज्य सरकार या लोकल या अन्य अथॉरिटी के अधीन कोई पद आता है उस पर निवास विषयक अर्हता जोड़ सकती है। ठीक है, क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पर,